दिल्ली ब्लास्ट एक ऐसी कहानी जो अफवाहों और कंफ्यूजिंग खबरों के जाल में पूरी तरह से उलझ चुकी है। तो आज हम इसी धुंध को हटाने की कोशिश करेंगे, समझते हैं कि आखिर हुआ क्या था और सच्चाई क्या है। तो प्रॉब्लम शुरू कहाँ से होती है? देखिए, एक सोर्स इसे कैसे डिस्क्राइब करता है कि दिल्ली ब्लास्ट की मीडिया कवरेज का हाल तो बिहार के एग्जिट पोल जैसा हो गया है। सब कुछ ट्रस्ट मी ब्रो वाले सोर्सेस पर चल रहा है और इससे क्या हो रहा है? क्लैरिटी कम और कंफ्यूजन ज्यादा। अच्छा, तो इस पूरी उलझी हुई गुत्थी को सुलझाने के लिए हमने इसे 5 हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले बात करेंगे खबरों के कोहराम की, फिर देखेंगे कि अब तक की ठोस जानकारी क्या है। इसके बाद पर्दा उठाएंगे साजिश के पढ़े लिखे चेहरों से, फिर समझेंगे बयान के पीछे की राजनीति, और आखिर में हम सब मिलकर सोचेंगे उन बचे हुए बड़े सवालों पर। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले हिस्से से, खबरों का कोहराम। अब देखिए, हुआ क्या? सरकार की तरफ से कोई ऑफिशियल ब्रीफिंग नहीं आई, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई, और इस सन्नाटे को, इस इंफॉर्मेशन वैक्यूम को मीडिया ने भरा। किससे? अपने अनाम सूत्रों से। अब ये चीज सिर्फ कंफ्यूजन नहीं फैलाती, ये एक नेशनल सिक्योरिटी का मसला बन जाती है। सोचिए, या तो हमारी एजेंसियों से जानकारी लीक हो रही है, या फिर कोई बैठकर मनगढ़ंत कहानियां बना रहा है। और सच कहूं तो दोनों ही बातें बहुत खतरनाक हैं। और इस तरह के रिपोर्टिंग के नतीजे वो भी काफी सीरियस थे। मतलब मामला इतना आगे बढ़ गया कि तुर्की की सरकार को, आप सोचिए, तुर्की को ऑफिशियली सामने आकर इंडियन मीडिया की रिपोर्ट्स को गलत बताना पड़ा। उनमें कहा गया था कि हमले के पीछे तुर्की का हाथ है। अब सवाल ये उठता है कि क्या ब्रेकिंग न्यूज की रेस इतनी जरूरी है कि हम अपने इंटरनेशनल रिश्तों को ही दांव पर लगा दें? तो ठीक है, ये तो हो गई शोर शराबे की बात, लेकिन इस पूरे क्योस के बीच सवाल तो वही है कि आखिर जांच में सच क्या सामने आया है, फैक्ट्स क्या हैं। तो चलिए अब अफवाहों के धुएं को हटाते हैं और उन पक्की ठोस जानकारियों पर फोकस करते हैं जो इन्वेस्टिगेशन में सामने आई हैं। तो क्या पता चला है हमें? पहली और सबसे पक्की बात, डीएनए से कंफर्म हो गया है कि i-20 गाड़ी डॉक्टर उमर नबी ही चला रहा था। दूसरी बात, ऐसा लगता है कि यह कोई परफेक्टली प्लान किया हुआ अटैक नहीं था, बल्कि शायद एक मोमेंट ऑफ पैनिक में किया गया ब्लास्ट था। एक्सप्लोसिव तो था, लेकिन बम कह सकते हैं कि आधा अधूरा था। उसमें बॉल बेरिंग जैसे छर्रे नहीं थे। इसका मतलब साफ है, तबाही इससे कहीं ज्यादा बड़ी हो सकती थी। लेकिन इसे कोई अचानक इंपल्सिव एक्ट समझने की गलती मत कीजिएगा। जांच बताती है कि इसकी तैयारी पिछले 2 साल से चल रही थी। जी हां, 2 साल से अमोनियम नाइट्रेट जमा किया जा रहा था। कुछ ही महीने पहले एक और गाड़ी, एक फोर्ड इकोस्पोर्ट, फर्जी एड्रेस पर खरीदी गई और ब्लास्ट वाले दिन उस i-20 को फरीदाबाद बॉर्डर से सेंट्रल दिल्ली में घुसते हुए ट्रैक किया गया था। ये सब चीजें एक ही तरफ इशारा करती हैं, एक बहुत लंबी और गहरी साजिश। और अब हम आते हैं इस कहानी के सबसे, कह सकते हैं, सबसे चौंकाने वाले पहलू पर। यह है साजिश के पढ़े लिखे चेहरे। इस साजिश के पीछे के चेहरे देखिए। ये कोई अनपढ़ भटके हुए नौजवान नहीं है, ये हैं डॉक्टर्स, पढ़े लिखे प्रोफेशनल्स। डॉक्टर उमर नबी, जो गाड़ी चला रहा था। डॉक्टर मुजम्मिल, जिसकी गिरफ्तारी से ये पूरा नेटवर्क क्रैक हुआ और जिसके पास से 350 किलो एमोनियम नाइट्रेट मिला। सोचिए, 350 किलो। फिर डॉक्टर आदिल अहमद, जो सामान को छिपाने और ट्रांसपोर्ट करने में मदद कर रहा था। और डॉक्टर शाहीन सईद, जिस पर एक विमेंस विंग को लीड करने का जिम्मा था। तो सवाल उठता है, पुलिस इन तक पहुंची कैसे? ये भी एक दिलचस्प कहानी है। देखिए, इसकी शुरुआत हुई एक बहुत छोटी सी चीज से। श्रीनगर में जैश के सपोर्ट में कुछ पोस्टर्स लगे थे। पुलिस ने जांच की, 3 लोग पकड़े गए। उनकी इंटरोगेशन से पुलिस पहुंची शोपियां के एक मौलवी इरफान अहमद तक। और जब उस मौलवी से पूछताछ हुई तो उसने नाम उगल दिया डॉक्टर मुजम्मिल का। बस वो एक नाम, और वहीं से ये पूरा का पूरा नेटवर्क एक एक करके ढहने लगा। चलिए अब थोड़ा सरकार के बयानों को डिकोड करने की कोशिश करते हैं और समझते हैं कि इन शब्दों के पीछे की राजनीति क्या है। यहां पर सरकार ने जो शब्द इस्तेमाल किए हैं उन पर गौर करना बहुत जरूरी है। देखिए, दिल्ली वाली घटना को कहा गया टेररिस्ट इंसिडेंट, लेकिन जरा याद कीजिए, जब पहलगाम में हमला हुआ था तब उसे टेरर अटैक कहा गया था, और सिर्फ कहा नहीं गया था, सीधा सीधा पड़ोसी देश पर इल्जाम लगाया गया था। इस बार ऐसा कुछ नहीं, कोई इल्जाम नहीं, कोई कड़े शब्द नहीं। और शब्दों का ये जो चुनाव है ना, ये यूं ही नहीं है, इसके पीछे बहुत कुछ छिपा है। तो सवाल यह है कि सरकार इतने नपे तुले शब्द क्यों इस्तेमाल कर रही है? इसके पीछे कई वजह हो सकती हैं। पहली, पॉलिटिकल प्रेशर। अगर इसे टेरर अटैक बोल दिया तो फिर जवाब देने का, कोई मिलिट्री एक्शन लेने का दबाव बन जाता है। दूसरी वजह, जियोपॉलिटिक्स। दुनिया में समीकरण बदल रहे हैं, खास तौर पर चीन और अमेरिका को लेकर।
और तीसरी और शायद सबसे बड़ी वजह इकोनॉमिक्स। एक बहुत बड़ी ट्रेड डील लाइन में हो सकती है और कोई भी नहीं चाहेगा कि इलाके में टेंशन बढ़े और वो डील खतरे में पड़ जाए। और अब आते हैं आखिरी और सबसे अहम हिस्से पर, वो बड़े सवाल जो ये घटना अपने पीछे छोड़ गई है। एक बात कही जा रही है कि ये एक सफल ऑपरेशन था क्योंकि इससे कहीं ज्यादा जानें जा सकती थी। लेकिन 13 जानें कम होती हैं? देश की राजधानी में 13 लोग मारे गए। ये कोई मामूली बात नहीं है। सबसे बड़ा सवाल तो यही है, इन 13 जिंदगियों की अकाउंटेबिलिटी किसकी है, जवाबदेही किसकी है? हमें ये समझना होगा कि आतंकवादियों का असली मकसद सिर्फ ब्लास्ट करना नहीं होता। उनका असली गोल होता है समाज में डर फैलाना, नफरत फैलाना, हमें आपस में बांटना। और आज जब हम सोशल मीडिया पे देखते हैं तो ऐसा लगता है कि हम उनके इस मकसद को कामयाब बनाने में उनकी मदद कर रहे हैं। जो काम वो एक बम से अधूरा छोड़ गए, वो काम हम अपनी नफरत भरी बातों से, अपने कीबोर्ड से पूरा कर रहे हैं। और यहीं पर सोर्स में पी चिदम्बरम का एक पुराना बयान याद दिलाया गया है, जो आज के हालात पर एकदम फिट बैठता है। उन्होंने 3 तरह के टेरर की बात की थी। एक, इंपोर्टेड टेरर जो बाहर से आता है, दूसरा ब्रेन वॉश्ड टेरर, और तीसरा होममेड टेरर। जी हाँ, होममेड, वो आतंक जो बाहर से नहीं आता, वो हमारे ही समाज में, हमारे ही बीच में पैदा होता है। और अगर ये केस वाकई होम में टेरर का निकलता है तो ये हम सबके लिए एक बहुत बड़ा अलार्म है। हमें बहुत मुश्किल सवाल खुद से पूछने होंगे, जैसे कि हमारे पढ़े लिखे प्रोफेशनल लोग, डॉक्टर्स, ये रेडिकलाइज क्यों हो रहे हैं? क्या ये हमारी ह्यूमन इंटेलिजेंस का फेलियर है? और सबसे डरावना सवाल, हमारे समाज को क्या हो गया है कि इतने लोगों को इस साजिश की भनक थी लेकिन कोई भी आगे नहीं आया, किसी ने कुछ नहीं कहा। तो आखिर में हम इसी एक सवाल के साथ रुकते हैं, अगर ये आतंक बाहर से नहीं बल्कि हमारे अपने समाज के अंदर से ही पनप रहा है, तो फिर हमारी असली जिम्मेदारी क्या बनती है? ये सिर्फ सरकार या सुरक्षा एजेंसियों का काम नहीं रह जाता। ये हम सब के लिए एक चैलेंज है, एक ऐसा चैलेंज जिस पर सोचना और ईमानदारी से सोचना अब पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है।